स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, लावड़ी लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में लावड़ी के कई वरिष्ठ कलाकारों ने लावड़ी के नाम पर अश्लील प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। लावड़ी महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नर्तक चमकीले रंगों, मेकअप और घुंघरू में 9 गज लंबी साड़ी पहनकर लाइव दर्शकों के सामने एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रदर्शन करती हैं। लावड़ी शब्द लावण्या या सुंदरता से आया है। 18वीं शताब्दी के पेशवा काल में इस लोक कला ने लोकप्रियता हासिल की थी। परंपरागत रूप से इस लोक कला का प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के सामने और युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों के मनोरंजन के लिए आयोजित किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए असम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। भूटान की सीमाएं भारत तथा चीन के साथ लगती हैं और इसकी रणनीतिक स्थिति इसे भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर राज्य बनाती है। भारत ने भूटान को रक्षा, बुनियादी ढांचे और संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, जिससे भूटान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। भारत ने भूटान को उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सड़क और पुल जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं रखरखाव में सहायता की है। वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा या सभा के दौरान 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आधिकारिक जानकारी दी। आयोजन के दौरान पूरे राज्य से 1.33 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। इस आयोजन का रिकॉर्ड लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को सौंपा गया है। सूर्य सप्तमी, इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह 2 शब्दों रथ और सप्तमी से मिलकर बना है। इस दिन तिरुमाला आंध्र प्रदेश में 1 दिवसीय ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बीमारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए हैं। 2. इन राज्यों की विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढांचा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीमारू, यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए हैं। अतः कथन 1 सही है। इन राज्यों की विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढांचा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार 1 वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी AFS कहा जाता है? ए अनुच्छेद 100, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 145 या डी अनुच्छेद 190। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 112। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देन जो अर्थव्यवस्था एवं नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी AFS कहा जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है। 2. यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह सरकार के प्रति विश्वास को परखने के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया गया एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती है जब यह धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा की गई थी? ए 2015 से 16, बी 2016 से 17, सी 2017 से 18 या डी 2018 से 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2018 से 19। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन के योग्य है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि एमएसपी को उत्पादन लागत के 1.5 के स्तर पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ए 2019, बी 2020, सी 2021 या डी 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएमएफबीवाई को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी NAIS और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी MNAIS को परिवर्तित कर दिया। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फल उगाने वाले पट्टेदार या जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? ए अनुच्छेद 266, बी अनुच्छेद 270, सी अनुच्छेद 274 या डी अनुच्छेद 290। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।